हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जामपुर में। मैं अंकेश पांडे। दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी पैट यानी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन टेस्ट में जो इकोनॉमी से संबंधित प्रश्न आए थे फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में, उसी को लेकर के आपके सामने उपस्थित है दोस्तों। साथ ही साथ जो प्रिलिमिनरी में मतलब जो फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट में प्रश्न आए थे उनके माध्यम से हम कुछ प्रश्न और देखेंगे, क्योंकि होता क्या है कि जो प्रश्न आए रहते हैं उसी के रिगार्डिंग दूसरे सेगमेंट में प्रश्न आता है। तो जो 16 अक्टूबर को जो पेपर होगी, 16 अक्टूबर को जो पेपर होगा उसके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। सभी साथी एक बार ध्यान से देखिएगा, इस पूरे सेशन को ध्यान से देखिएगा। चलिए फर्स्ट शिफ्ट का प्रश्न हम लोग करने चल रहे हैं। फर्स्ट शिफ्ट का प्रश्न करने चल रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने उपस्थित है, सामने है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है? तो इसका जवाब हो जाता है पानी की उपलब्धता। पानी की उपलब्धता क्या है? जनसंख्या को आर्थिक रूप से प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। चले अगला प्रश्न है किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां किस क्षेत्र से संबंधित होती हैं? ये कह रहा है कि विकासशील व्यवस्था। देखो, जब कोई अर्थव्यवस्था विकासशील है तो इसका मतलब है कि उस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कार्य कर रहे लोग ज्यादातर कृषि से संबंधित है, ना कि और जगहों से। तो इसका जवाब ये होगा कि पहले आप ये जान लीजिए कि जब हम प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक जब हम बात करते हैं तो इन तीनों का अलग अलग संबंध है। प्राथमिक क्षेत्र का संबंध आपको पता है कृषि से संबंधित है, संबंध है। द्वितीय क्षेत्र उद्योग और आपका खनन उत्खनन इन सब से। तृतीयक सेवा संचार इन सभी से है। तो इसको हमने आपको बता रखा है, ध्यान से देखिएगा। विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां किसमें होती हैं? प्राथमिक। अच्छा, प्राथमिक में कैसे है? ध्यान से देखिए। भारत की जीडीपी में अगर देखा जाए प्राथमिक क्षेत्र की जो स्थिति है वह कितनी है? अगर देखा जाए तो 18 से 19% हमारे जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र की स्थिति है। लेकिन इसमें कार्यबल लोगों की संख्या जो है वो कितनी है? तो वो दोस्तों है लगभग आपका टोटल कितना? लगभग 45 से 50%। तो ये यही पूछ रहा है कि विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां कहां पर होती हैं? तो प्राथमिक मतलब कृषिगत क्षेत्रों में। क्लियर है? यहां तक सारी बात क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था? देखो, हरित क्रांति की जो शुरुआत है इससे रिलेटेड और भी प्रश्न क्या आ सकते हैं। पहले इसका तो आंसर आपका मैं बता दे रहा हूं, डी है। इसका आंसर आपका सभी होगा। सिंचाई, रासायनिक उर्वरक और पीड़कनाशी, उच्च उपज देने वाली किस्मों के बीज, ये सभी चीजों का प्रयोग इसके अंतर्गत किया गया था। ध्यान से सुनिएगा साथी। हरित क्रांति के जनक के रूप में अगर देखा जाए तो हमारे देश में कौन है? MS स्वामीनाथन। क्या कौन बच्चा? MS स्वामीनाथन। ध्यान से देखिए, यहां पर प्रश्न बन सकता है, क्योंकि इससे रिलेटेड अगर ये प्रश्न नहीं बना है तो संभावना है कि बन सकता है ऐसा भी प्रश्न। अच्छा, अगर मैं आपसे यहीं पर पूछ लूं कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसको माना जाता है? तो नॉर्मन ई बोरलॉग को, जो मैक्सिको से हरित क्रांति की शुरुआत के बारे में बतलाते हैं। दोस्तों यहां से प्रश्न एक बहुत इंपॉर्टेंट और बन जाता है इनके अलावा कि भारत में हरित क्रांति की स्थिति कहां सबसे ज्यादा प्रभावित देखने को मिलता है। मतलब हरित क्रांति के माध्यम से कौन सा क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था? तो आप बता सकते हैं सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला क्षेत्र आपका कौन सा है? सबसे पहला पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ठीक है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ठीक है। दूसरा है आपका पंजाब, तीसरा है आपका हरियाणा। तो यहां पर अगर यह भी पूछ लिया जाए कि सबसे पहला राज्य कौन सा है, तो पंजाब है। तो यहां पर आप गलत नहीं करेंगे। और हां, एक प्रश्न और बन जाए कि हरित क्रांति में किस फसल में सबसे ज्यादा उत्पादकता देखने को मिली, तो आपका जवाब होगा गेहूं में उत्पादकता सर्वाधिक देखने को मिली। गेहूं की उत्पादकता सर्वाधिक देखने को मिलती है इसके अंतर्गत। क्लियर रहेगा यहां पर?
अच्छा, पूछा जाए कि कौन कौन से फसल, तो गेहूं और चावल सबसे ज्यादा। ठीक है। अच्छा, आपको मैं बता दूं, हरित क्रांति की ही वजह से चौथी पंचवर्षीय योजना में कृषिगत क्षेत्र में भारत ने सर्वाधिक विकास किया था, यह भी बात याद रखेंगे। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का अंतिम स्वीकृति कौन देता था? राष्ट्रीय विकास परिषद, एनडीसी। एनडीसी यानी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल क्या करता है? देखो, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुई। 6 अगस्त 1952 को हुई साथियों, ध्यान से देख लीजिएगा। 6 अगस्त 1952 को नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना हुई। किस समिति के सुझाव पर? अगर यहीं पर पूछ ले तो आप बताएंगे केसी नियोगी समिति के सुझाव पर। किसके? केसी नियोगी समिति के सुझाव पर इसकी स्थापना की गई थी। अच्छा, प्रश्न यहां से और भी बन सकता है कि अंतिम अनुमोदन का मतलब क्या होता है? अंतिम अनुमोदन का मतलब फाइनलाइजेशन, कि भाई कोई योजना बनी, अब उस योजना को आप इंप्लीमेंट कर सकते हो, ये बात राष्ट्रीय विकास परिषद बतलाती थी। ध्यान से सुनना कि पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण कौन करता था? पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण आपका योजना आयोग करता था। योजना आयोग करता था। ठीक है, योजना आयोग करता था। ध्यान से सुन लीजिएगा बच्चा, योजना आयोग पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करता था। लेकिन क्या पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करने वाला योजना आयोग प्रेजेंट में है, उपलब्ध है? तो आपका जवाब होगा नहीं। योजना आयोग की स्थापना की गई थी 15 मार्च सन 1950 को, 15 मार्च 1950 को। अच्छा, पूछा जाए कि यह किस समिति के सुझाव पर? तो यह भी केसी नियोगी समिति के ही सुझाव पर इसकी स्थापना की गई थी। ध्यान से देखिएगा, क्या वर्तमान में योजना आयोग कार्यरत है? तो जवाब है नहीं। क्या यह कार्यरत है? तो जवाब है नहीं। 13 अगस्त 2014 को इसको समाप्त कर दिया गया, और इस बात की घोषणा 15 अगस्त 2014 को लाल किले से मोदी जी ने कहा था कि योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया है। योजना आयोग की जगह नीति आयोग की शुरुआत कर दी गई है। नीति आयोग के बारे में यह प्रश्न बन सकता है, कि इसकी स्थापना कब की गई है? तो 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना की गई है। क्लियर रहेगा बच्चा? देखिए, तो ये आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय विकास परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये था आपका फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन यही था। ध्यान से देख लीजिएगा। अब इसके बाद निम्नलिखित में से कौन एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है? ध्यान से देखिए, वाणिज्यिक बैंक इनमें से कौन सा नहीं है? आईसीआईसीआई है, एचएसबीसी भी है, भारतीय स्टेट बैंक भी है। सिडबी क्या वाणिज्यिक बैंक नहीं है? सिडबी क्या है? व्यापारिक बैंक नहीं है, व्यापारिक बैंक के अंतर्गत नहीं आता है। चलिए, ये पहला क्वेश्चन नहीं, सॉरी दोस्तों, ये पहले शिफ्ट का ही प्रश्न था, वो भी प्रश्न पहले शिफ्ट का था। अब हम दूसरे शिफ्ट के प्रश्न के बारे में, दूसरे शिफ्ट के प्रश्न पर चल रहे हैं। ठीक है, दूसरे शिफ्ट का प्रश्न, पहला प्रश्न है, प्रति 1000 लोगों पर जीवित जन्मों की वार्षिक संख्या किस नाम से जाना जाता है? तो आपका जवाब होगा कुल प्रजनन दर के नाम से जाना जाता है। कुल प्रजनन दर के नाम से जाना जाता है, टोटल फर्टिलिटी रेट के नाम से जाना जाता है। एक प्रश्न और है, 1969 में कितनी प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? देखो, मैं आपका टाइम नुकसान नहीं कर रहा हूं, आपके पास समय बहुत कम है, तो इस वजह से जल्दी चीजों को बता दे रहा हूं। सन 1969 में कितनी प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो आपको राष्ट्रीयकरण से संबंधित मैंने 4 कॉन्सेप्ट बताए थे। सन 1949 में आपके आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया है। सन 1949 में आपके आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया है। सन 1955 में आपके एसबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया है, गोरावाला समिति के सुझाव पर। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, बाद में जो वो बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बॉम्बे, इन सभी को मिला करके बनाया गया है जो इंपीरियल बैंक, बाद में यही एसबीआई बन जाता है। ठीक है बच्चा? अब इसके बाद तीसरा जो राष्ट्रीयकरण किया गया है सन 1969 को, 1969 को, तो ये 14 बड़े बैंकों का
14 बड़े बैंकों का जिनका न्यूनतम क्या पे जो उनकी क्षमता है वह 50 करोड़ होनी चाहिए। अच्छा, इसके बाद चौथा राष्ट्रीयकरण कब किया गया है? सन 1980 में। कब किया गया है? सन 1980 में चौथा राष्ट्रीयकरण किया गया है। 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण इस टाइम किया गया है। तो इसमें आपको देखो 1969 की बात किया है, तो यह इसका आंसर क्या हो जाएगा? 14 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चा, 14 इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित ध्यान से देखिए, 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद कौन सा क्षेत्र उद्योग विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित है? ध्यान से समझना, इसमें आपका आंसर हो जाएगा परमाणु ऊर्जा उत्पादन। परमाणु ऊर्जा उत्पादन यानी अगर हम देखें एटॉमिक एनर्जी जनरेशन, इसके साथ अगर देखे जाए तो आर्म्स से संबंधित, अगर हम देखें कम्युनिकेशन से संबंधित, अगर हम देखें यहीं पर माइनिंग से संबंधित, इन सभी चीजों को माइनिंग से संबंधित, और अगर हम देखें तो यहीं पर जो ये मेन सेगमेंट्स है, इन सभी को क्या किया गया था? आरक्षित किया गया था सार्वजनिक क्षेत्र के लिए। ठीक है बच्चा, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? परमाणु ऊर्जा उत्पादन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? बहुत आसान प्रश्न है भाई, श्री मोंटेग सिंह अहलूवालिया सबसे अंतिम क्या थे? उपाध्यक्ष थे। आप सभी कमेंट करके बताइए कि पहले अध्यक्ष कौन थे। सभी साथी ध्यान से देखिएगा। अब चलिए, यहां पर निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता क्षेत्र है? ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता क्षेत्र, नियोक्ता का मतलब क्या होता है? लार्जेस्ट एम्प्लॉयर, जहां पर सबसे ज्यादा एम्प्लॉयर है। देखो अभी हमने प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित चीज को डिस्कस किया, वही यहां पर देखने को मिल रहा है। तो ये आपका प्राइमरी सेक्टर हो जाएगा। प्राइमरी सेक्टर में 45 से 50% श्रम बल हमारा देखने को मिलता है। क्लियर है? तो ये आपके 10 क्वेश्चन थे जो इकोनॉमी से संबंधित थे। सभी साथी, इसमें से कुछ क्वेश्चन हमने और भी बताए, सभी साथी एक बार इस वीडियो को जरूर पूरा देख लेंगे। अब शुरू में ही इस बात को बोलना था, लेकिन आप सभी ध्यान दीजिएगा, अच्छे से पेपर करके आइएगा। सभी को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। आप सभी, मैं जानता हूं कि बहुत कठिनाइयों के साथ पेपर देने जा रहे हैं, बहुत दूर सेंटर दिया गया है। मैं मानता हूं इन कठिनाइयों के बाद से ही कोई एक नया रास्ता मिलेगा जो आपके जीवन को एकदम अपनी पराकाष्ठा पर लेकर के जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास, अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।